गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडी के चैप्टर 17 जिसका नाम है नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1918 यानी राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1918 तक। आज के इस लेक्चर में हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के स्थापना के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन इसकी स्थापना एक अथवा 2 दिन या 1 अथवा 2 वर्ष में नहीं हो गई, वरन इसके पीछे एक दीर्घ और चिंतनशील इतिहास था। भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय व प्रांतीय स्तर पर विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं स्थापित हुई थी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन इन बॉम्बे, 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन मद्रास। इन सभी एसोसिएशनों के सदस्य अधिकतर भारतीय समाज के उच्च वर्ग के लोग थे। ये एसोसिएशन मुख्यतः अपने अपने प्रांतों में काम करती थी। बाद में ऐसे कई संगठन बने जो इन एसोसिएशनों की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ ऐसे संगठन थे। 1817 में बना पूना सार्वजनिक सभा, 1876 में बनी इंडियन एसोसिएशन, 1884 में बनी मद्रास महाजन सभा, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। एक लंबे समय से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारतीय अभिमत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए थे। वे पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने दिसंबर 1885 में कलकत्ता में एक और राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। उसी बीच कुछ अन्य नेताओं ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन दिसंबर 1885 में बुलाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में देखते हैं। देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों का बम्बई में एक 1885 ईस्वी में 28 से 30 दिसंबर तक एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कांग्रेस की स्थापना में एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश भर के प्रसिद्ध नेताओं से संपर्क स्थापित कर उनका सहयोग प्राप्त किया। पहले मुंबई को बम्बई कहा जाता था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अनेक महत्वपूर्ण नेता सम्मिलित हुए। अधिवेशन में जिन समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, उनका संबंध धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से अलग सभी भारतीयों से था। मॉडरेट कांग्रेस एंड इट्स वर्किंग 1885 टू 1905 यानी उदारवादी कांग्रेस और उसकी कार्यप्रणाली 1885 से 1905 तक। अपनी स्थापना के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने नरम नीतियां अपनाई। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी के अनुसार कांग्रेस का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को आपस में परिचित कराना और भारत की जनता को साझे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एकजुट करना था।
कांग्रेस की जो आरंभिक मांगें थी वो थी नंबर 1, प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। नंबर 2, भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का आयोजन और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना। नंबर 3, शिक्षा का प्रसार। नंबर 4, औद्योगिक विकास। नंबर 5, किसानों को लोन में राहत। नंबर 6, अमेंडमेंट इन आर्म्स एक्ट यानी हथियार संबंधी कानूनों में सुधार। कांग्रेस के जो लीडर थे इस टाइम पर वो थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्ला सयानी, आनंद चटालू, शंकरन नायर, रमेश चंद्र दत्त were the believed that whenever British government will realize the relevance of their demands, those will be automatically met। इन सब नेताओं का ये मानना था कि जिस समय अंग्रेजों को यह एहसास हो जाएगा कि उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, वे उसे अपने आप ही मांग लेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, बंगाल का विभाजन 1905। लॉर्ड का जन्म 1899 में भारत का वायसराय बनकर आया। उसका सबसे अविवेकपूर्ण कार्य बंगाल का विभाजन था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, असम तथा उड़ीसा आते थे। कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। इसके लिए उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। वह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहता था। अतः उसने 1905 ईस्वी में बंगाल का 2 भागों में विभाजन कर दिया। इसका पूर्वी प्रांत मुस्लिम बहुल बनाया गया और पश्चिमी भाग हिंदू बहुल बनाया गया। इस विभाजन का घोर विरोध हुआ। स्टूडेंट, आज जिसे आप वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कहते हैं वही पहले पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल थे। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस, कांग्रेस में उग्रवाद का उदय। कांग्रेस अधिवेशनों में सरकार की आलोचना धीरे धीरे बढ़ने लगी और उग्र मांगे रखी जाने लगी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में एक वक्ता ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने भविष्य का निर्माता स्वयं होना चाहिए। पर क्या हम अपना शासन स्वयं कर रहे हैं? नहीं। क्या हम एक प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह रहे? अप्राकृतिक अवस्था में नहीं रह रहे? हाँ। जब कांग्रेस में ऐसे विचार पनपने लगे तब सरकार उसकी विरोधी हो गई। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो गई, गर्म दल एवं नरम दल। इस नई प्रवृत्ति के प्रभाव के कारण राष्ट्रवाद आंदोलन ने सरकार से केवल प्रार्थना करने की परंपरा छोड़ दी। इन नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल। भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाने के लिए उन्होंने देश के अतीत का गुणगान किया। यानी उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज जो है पहले कैसे थे और आज हम किस प्रकार गुलामी के जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं, भारतीय जनता का उद्देश्य होना चाहिए स्वराज प्राप्त करना। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट
एंड आई मस्ट हैव इट। इसके लिए जनता में काम करना और राजनीतिक आंदोलनों में जनता को सहभागी बनाना जरूरी था। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के इस नए समूह का प्रवक्ता बना। इन राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को पुनर्जीवित किया, यानी दोबारा से मनाना शुरू किया। उन्होंने हड़तालों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के नए तरीके भी अपनाए। स्टूडेंट, ये देखिए, ये हैं लाला लाजपत राय, ये हैं बाल गंगाधर तिलक और ये हैं बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस ने अपने आरंभ के 20 वर्षों में व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए लोगों को एकजुट करने का काम किया। बाद के वर्षों में यह एकता अधिक मजबूत हुई और उद्देश्य अधिक स्पष्ट हो गए। आरंभ में जिस आंदोलन में समाज के केवल छोटे वर्ग सक्रिय थे, वह लाखों लोगों का एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अंग्रेजों ने देश में एकता की भावना के विकास को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। अंग्रेज कहने लगे कि हिंदू और मुसलमानों के हित एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यह घोषणा की गई कि अगर शिक्षित मुसलमान अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे तो उन्हें सरकारी नौकरियों तथा अन्य विशेष सहायताओं से पुरस्कृत किया जाएगा। गरम दल के कुछ हिंदू नेताओं ने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए धार्मिक विश्वासों वाले उत्सवों का उपयोग किया। इससे अंग्रेज हिमायती मुसलमानों को यह कहने का मौका मिला कि राष्ट्रीय आंदोलन केवल हिंदुओं का आंदोलन है। सरकार ने संप्रदाय राजनीति को बढ़ावा दिया। उसका ज्ञान मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले की हुई घटनाओं से होता है। आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला, जिसमें एक महत्वपूर्ण नेता ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वायसराय ने इस शिष्टमंडल का उत्साह बढ़ाया। अंग्रेजों का प्रोत्साहन प्राप्त कर इन नेताओं ने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। इस लीग के उद्देश्य थे भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना और सरकार की नीतियों के बारे में उनके मन में अगर कोई गलतफहमी पैदा हो तो उसे दूर करना। दूसरा, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना तथा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को आदर के साथ सरकार के समक्ष रखना। तीसरा, लीग के दूसरे उद्देश्यों पर अड़िग रहते हुए दूसरे समुदाय के प्रति किसी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। लीग द्वारा शासन के प्रति वफादारी की भावना जगाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल होते रहे। मौलाना अबू कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, मजरूल वर अगेंस्ट द लीग आइडिया। ये मुस्लिम लीग के विचारों से सहमत नहीं थे। ऑल दीज लीडर्स प्रोपोगेट द नेशनल फीलिंग। इन सभी नेताओं ने राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाया। अबू कलाम आज़ाद स्टार्ट जर्नल लाइक अल हिलाल एंड मौलाना मोहम्मद अली स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉमरेड इन इंग्लिश एंड हमदर्द इन उर्दू। जो अबू कलाम आज़ाद थे, उन्होंने हिलाल नाम का एक अखबार निकाला और मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉमरेड, जो अंग्रेजी में होता था,
और हमदर्द, जो उर्दू में होता था, नामक अखबार निकाला। और इन अखबारों में ये नेता मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। स्प्लिट इन कांग्रेस 1907 सूरत सेशन। कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत सत्र। नरम दल और गरम दल के नेताओं के मतभेद बढ़ते जा रहे थे। 1906 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी की कुशलता के कारण दोनों दलों में संघर्ष होने से रुक गया था, लेकिन 1907 में सूरत अधिवेशन के अवसर पर दोनों में गंभीर मतभेद हो गए। इस वर्ष सभापति के लिए रास बिहारी बोस चुने गए, जबकि गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को सभापति बनाना चाहते थे। इसी कारण दोनों में विवाद हो गया और तिलक तथा उनके साथी कांग्रेस से अलग कर दिए गए। कांग्रेस से अलग होकर भी तिलक का सम्मान पूर्ववत रहा और वे निरंतर अपने संघर्षवादी विचारों का प्रचार करते रहे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल वालों का अधिक दमन होने लगा। लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके 1907 ईस्वी में बर्मा निष्कासित कर दिया गया, यानी बर्मा भेज दिया गया और वर्ष के अंत में रिहा किया गया। 1908 में तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए बर्मा भेज दिया गया। इमरजेंस ऑफ गांधी जी। गांधी जी का उदय। भारतीय जनता के स्वतंत्रता के संघर्ष में इस नए दौर के महानतम नेता थे मोहनचंद करमचंद गांधी। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। आधुनिक भारत में गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का करीब 30 वर्ष तक नेतृत्व किया। वे भारतीय जनता में महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय हुए। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां के अश्वेतों यानी ब्लैक पीपुल्स पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। उसी दौरान उन्होंने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का अपना एक तरीका विकसित किया। इसे सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति हर प्रकार के कष्ट तथा दंड भोगने तथा जेल जाने के लिए तैयार रहता था। अत्याचार के विरुद्ध यह बुनियादी तौर पर एक अहिंसात्मक आंदोलन था। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। 1917 एडी में और 1918 एडी के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन ये बिहार में हुआ था, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन ये गुजरात में हुए थे, का नेतृत्व किया। ये संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया सिस्टम कहते थे। अंग्रेज नील उगाने वाले भारतीय किसानों पर भारी अत्याचार करते थे। इन किसानों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए 1917 में गांधी जी चंपारण गए। वहां उन्होंने चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, किंतु गांधी जी ने उसको नहीं माना। उन्होंने किसानों पर हुए अत्याचारों की जांच के लिए और उसका अंत करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन ने
संघर्ष के गांधीवादी तरीकों को आजमाने और गांधी जी को देश की जनता के नज़दीक लाने का अवसर दिया। सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधार। सामाजिक सुधारों को गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाया। समाज सुधार के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान छुआछूत की उस अमानवीय प्रथा के विरोध में अभियान चलाना था जिसने लाखों भारतीयों को अत्यंत निम्न स्थिति में पहुंचा दिया था। उनका दूसरा योगदान कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में था। चरखे को उन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का साधन बताया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भरने के अलावा चरखे से लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सांप्रदायिकता को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय समझते थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहे। होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। श्रीमती एनी बेसेंट 1893 एडी में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी रही। तिलक 1914 एडी में बर्मा के निर्वासित जीवन से मुक्त हुए और पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्ति था। इस आंदोलन के महत्व को उल्लेख करते हुए बिपिन चंद्र पॉल ने लिखा है, होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। होम रूल आंदोलन सोसाइटी के पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, भूलाभाई देसाई आदि सदस्य थे। ऑपरेशन दमन। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपने अपने तरीकों से होम रूल आंदोलन का जोरदार प्रचार किया। इन दोनों के भाषणों का लोगों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा। इससे ब्रिटिश सरकार बेचैन हो गई और उसने इन दोनों नेताओं के प्रभाव को रोकने के लिए एक ऑपरेटिव तरीका अपनाया। आंदोलनकारियों का कठोरता से दमन किया गया। स्टूडेंट, आज का यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।